बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के कंसेप्ट के ऊपर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं कि अगर दो नंबर्स दिए जाएं 2 और 3, तो इन दोनों नंबरों को हम लोगों को अगर कहा जाए ऐड करने के लिए, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर प्लस करके उसे ऐड कर देते हैं और रिजल्ट हम लोगों को मिलता है 5। अगर दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने को कहा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 2 और सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये आ जाएगा 1। अगर मल्टीप्लाई करने को कहा जाए तो 3 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 6। लेकिन क्या अगर ए और बी दो वेक्टर्स दिए जाएं, ए एक वेक्टर है और बी दूसरा वेक्टर है, तो क्या इसे हम लोग सिंपली अलजेब्रिक मेथड के जरिया ऐड करने के बाद कुछ रिजल्ट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स आज का हम लोगों का टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो एडिशन, दो वेक्टर को, सवाल ये उठता है कि दो वेक्टर को हम लोग किस तरीके से ऐड करते हैं। तो जवाब है कि दो वेक्टर्स को हम लोग सिंपली अलजेब्रिक मेथड के जरिया ऐड नहीं कर सकते। जैसा कि अभी हम लोगों ने किया 2 + 3, तो ये एक अलजेब्रिक मेथड था। इस कंसेप्ट के जरिया हम लोग दो वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कुछ रूल बताए गए हैं, कुछ लॉ दिए गए हैं। हम लोगों को उन्हीं रूल और लॉ को फॉलो करते हुए दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है। अब वो रूल्स क्या क्या हैं और किस तरीके से हम लोग वो उसे अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के लॉ दिए गए हैं दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए तीन तरह के लॉ दिए गए हैं। नंबर 1 में है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, नंबर 2 में है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, नंबर 3 में पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ये तीन लॉ के जरिए हम लोग दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और उसका रिजल्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इन तीनों के ऊपर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और डिटेल में उसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे। यहाँ पर तीनों को अलग अलग करके दिखाया गया है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। तो यहाँ पर एडिशन करने की ये जो लॉ दिया गया है, इसे हम लोग दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहले वाले में दिया गया है बाय एनालिटिकल मेथड और दूसरा है ज्योमेट्रिकल मेथड। ये एनालिटिकल मेथड क्या होता है और ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होता है, पहले इन दोनों को हम समझेंगे। ट्रायंगल लॉ में भी ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ में भी ये दोनों अप्लाई होगा और पॉलीगॉन लॉ में भी ये दोनों मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग। एनालिटिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड, ये दोनों ही हम लोग ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ में अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल मेथड के बारे में। और ज्योमेट्रिकल मेथड में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ के ऊपर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, मान लेते हैं कि दो वेक्टर है जो कि एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन वन ऑर्डर। एक वेक्टर को ऐसे लेते हैं कि कुछ इस तरीके से एक्ट हो रहा है इस पॉइंट पर, और फिर दूसरा वेक्टर यहाँ से एक्ट हो रहा है कुछ इस तरीके से, दोनों का एक ही पॉइंट पर, ठीक है। साइन ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन वन ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में, क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। दियर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, तो इस वेक्टर का नाम रख लेते हैं हम लोग वेक्टर ए और इस वेक्टर का नाम रख लेते हैं वेक्टर बी। दियर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। अभी ट्रायंगल का थर्ड साइड बनने जा रहा है और ये थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगा हम लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। किस ऑर्डर में? ऑपोजिट ऑर्डर में। मतलब ज्योमेट्रिकल मेथड के जरिए हम लोग ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होने वाला है वो क्या होगा? वेक्टर आर। यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ बात आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है कि ये क्या कहा जा रहा है कि जब दो वेक्टर्स एक पॉइंट पर एक्ट करे टेकन इन ऑर्डर बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, then the third side will represent the resultant of these two vectors in opposite order। तो ये थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन अभी रहेगा आप लोगों के जहन में, जो आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोग एनालिटिकल मेथड करेंगे तो उसके ऊपर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हम एनालिटिकल मेथड में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर अभी इतना समझना है कि अगर दो वेक्टर एक ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है तो थर्ड साइड उन दोनों वेक्टर का रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगा, उन दोनों का रिजल्ट देगा। और किस तरीके से दिखाएंगे? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ पर कहा जा रहा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो भी ज्योमेट्रिकल मेथड, कि इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट
are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point. अब इसका कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं ये हम लोगों का एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम के दो साइड्स को लेते हैं हम लोग। इसका पहले नाम रख लेते हैं हम लोग, ये एक पैरेललोग्राम ए बी सी और डी। अब मान लेते हैं कि ए बी एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर पी को और ए डी रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर क्यू को। इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, ये एक पॉइंट है, acting at a point are represented in magnitude and direction by the two adjacent side of a parallelogram, दो adjacent side हो गए parallelogram का, drawn from a point, एक ही point से draw किया गया है, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonals of the parallelogram from the same point। इसी point से एक diagonal draw करेंगे और वो diagonal क्या देगा, resultant देगा। ये मत diagonal draw कर लेते हैं हम लोग, ये diagonal हम लोगों को बताएगा resultant। इसका नाम रख लेते हैं हम लोग वेक्टर्स आर, रिजल्टेंट का नाम रख देते हैं आर। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन रहेगा। अभी ज्योमेट्रिकल मेथड में बात हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है ये सारा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा जब हम लोग एनालिटिकल मेथड में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर कहा गया कि अगर दो वेक्टर P और Q एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से दिखाया जाए तो उसी पॉइंट से एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे और वो डायगोनल हम लोगों को बताएगा रिजल्ट के बारे में R, और R इक्वल टू क्या है, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। हाँ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे पॉलीगॉन लॉ में बहुत सारे वेक्टर्स को लिया गया है। जैसे कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में सिर्फ दो वेक्टर को दिखाया गया, फिर उन दोनों का रिजल्ट निकाला गया। पॉलीगॉन लॉ में बहुत सारे वेक्टर्स किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट से, तो उसका एक रिजल्ट निकाल के दिखाया गया है। और उस तरह के वेक्टर्स मतलब जहाँ पर बहुत सारे वेक्टर्स एक्ट करते हो तो उनका रिजल्ट हम लोग पॉलीगॉन लॉ से निकाल सकते हैं। If numbers of vectors acting on a particle at a time are represented in magnitude and direction by the various sides of an open polygon taken in same order, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order. In fact, polygon law of vectors is the outcome of triangle law of vectors। अब एक्चुअली पॉलीगॉन लॉ बनाया गया है किसके हेल्प से, बाय हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करके मतलब बहुत सारे ट्रायंगल लॉ को एक जगह अप्लाई कर दिया गया है और उससे बना दिया गया है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। अब इसमें क्या कहा जा रहा है इसे हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर एक्ट हो रहा है एक पॉइंट पर, इसका नाम वेक्टर ए रखेंगे। ये वेक्टर दूसरा एक्ट हो रहा है, इसका नाम वेक्टर बी रखेंगे। ये वेक्टर तीसरा एक्ट हो रहा है, इसका नाम वेक्टर सी रखेंगे। ये चौथा वेक्टर एक्ट हो रहा है, इसका नाम वेक्टर डी रखेंगे। ये पांचवा वेक्टर यहाँ से शुरू करते हैं, इसका नाम वेक्टर ई रखेंगे। और फिर एक वेक्टर यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम लोग, इसका नाम एफ रखेंगे। ठीक है, ये एक ओपन साइड है पॉलीगॉन का, ओपन पॉलीगॉन है, क्लोज नहीं किया गया अभी। तो इन सब का नाम रख लेते हैं वेक्टर। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये ई है और ये वेक्टर एफ है। ठीक है, If numbers of vectors acting on a particle at a time are represented in magnitude and direction by the various sides of an open polygon taken in same order, एक ही ऑर्डर में सारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक, सेम ऑर्डर, their resultant vector is represented in magnitude and direction by the closing side of polygon। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग जो इसे ज्वाइन करेगा कुछ इस तरीके से और ऑपोजिट ऑर्डर में। ये हम लोगों को बताएगा वेक्टर आर के बारे में, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ऑल दिस वेक्टर्स। अब आर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ। एक्चुअल में ये बना कैसे, चलो इसे हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी को ज्वाइन करते हैं तो ट्रायंगल के हिसाब से ये क्या बनता है, ये रिजल्टेंट बनता है। और वो रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। तो ये पार्ट बना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो ये इसका नाम रख लेते हैं हम लोग R1। ये R1 हुआ, तो R1 पहले हम लोग बनाते हैं। R1 बना हम लोगों के पास
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, अब जब हम लोग वेक्टर R1 और C को ज्वाइन करते थे फिर एक ट्रायंगल लॉ अप्लाई होगा, ये वाला, ऑर्डर ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, सॉरी ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। तो अब यहाँ इसका नाम रख लेते हैं वेक्टर R2 जो ज्वाइन हो रहा है यहाँ से यहाँ, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग R2। अब R2 वेक्टर कैसे निकलेगा, R1, ये R1 और C से निकलेगा, तो R2 वेक्टर जो बना वो कैसे बना, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर C से। अब वेक्टर R1 का वैल्यू क्या है, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इसे लिख लेते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और फिर वेक्टर सी। इसी तरीके से जब हम लोग ज्वाइन करेंगे डी से, यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये हम लोगों को देगा वेक्टर R2 प्लस वेक्टर डी का सम। उसी तरीके से करते करते हम लोग को जो फाइनल वेक्टर R मिलेगा, ये जो वेक्टर R हम लोग को मिल रहा है ये वेक्टर किसके बराबर होगा, इन सारे का वेक्टर का सम। तो ये एक ज्योमेट्रिकल मेथड था जिसे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। जब भी दो वेक्टर्स का कंसेप्ट आ रहा था तो उस वक्त हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल किया। जब दो से ज़्यादा वेक्टर्स आया तो ट्रायंगल लॉ के कॉम्बिनेशन का अप्लाई कर दिया, मतलब पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन किया हम लोगों ने। अब हम लोग आगे बात करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से एनालिटिकल मेथड के जरिए हम लोग वेक्टर्स को पता कर सकते हैं, एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रायंगल लॉ। लेकिन इसमें जाने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर कुछ फ़र्क हम लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आई। पहली बात कि हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ क्यों अप्लाई किया, पैरेललोग्राम लॉ क्यों अप्लाई किया। देखो पॉलीगॉन लॉ जो वेक्टर्स एडिशन है वो तो एक्चुअल में ट्रायंगल लॉ ही है, ट्रायंगल लॉ को कंबाइन करके पॉलीगॉन लॉ बना दिया गया। तो बेसिकली मेरा सवाल यहाँ पर दो चीज़ों के ऊपर उठेगा कि हम लोग ट्रायंगल लॉ को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और पॉलीगॉन लॉ को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल, दोनों को इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है, हम लोग किसी एक से काम कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। तो ये दो बेसिक हम लोगों का सवाल है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये दो सवाल को हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया कि वाई वी यूज ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। दूसरा सवाल, डिफरेंस बिटवीन ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। ये दो सवाल बहुत अहमियत रखता है क्योंकि अगर हम लोग इसे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो फिर ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को पढ़ने में हम लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। देखो सबसे पहली बात हम लोग ये करते हैं कि वेक्टर्स एडिशन का हम लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ा, बेसिक से हम लोग आते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मान लेते हैं कि एक फोर्स लगाया जाता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, 10 न्यूटन फोर्स लगाया गया, तो मान लेते कि ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिला, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर एक और फोर्स लगा दिया गया उसी वक्त 20 न्यूटन का, तो अब टोटल उसके ऊपर फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, तो हम लोग जवाब देंगे नेट फोर्स जो हो रहा है, नेट फोर्स वो हो रहा है 30 न्यूटन। दोनों फोर्स को ऐड कर दिया गया। अब यहाँ पर सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अगर उसी बॉक्स के ऊपर इस तरफ से फोर्स लगा दिया जाए 40 न्यूटन, तो आराम से ये बॉक्स मूव कर जाएगा क्योंकि 30 न्यूटन पे मूव कर गया था। मान लेते 30 न्यूटन पे ये विथ वेलोसिटी v से चलने लगा। अब अगर यहाँ पे हम लोग 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते तो जाहिर बात है बॉक्स मूव करेगा, लेकिन अगर उसी वक्त यहाँ से अगर हम लोग 25 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो फिर इस बॉक्स के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स आ जाएगा 15 न्यूटन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये दोनों फोर्स तो इसी बॉक्स पे लग रहा है। इस केस में अगर हम लोग देखते हैं ये जो केस आया, इस केस में भी फोर्स बॉक्स के ऊपर लग रहा है और इस केस में भी फोर्स बॉक्स के ऊपर ही लग रहा है। दोनों केस में हम लोगों ने फोर्स को बॉक्स के ऊपर लगाया, तो टोटल फोर्स ऑन दी बॉक्स दोनों केस में हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में हम लोग कहेंगे 30 न्यूटन लग रहा है और इस केस में हम लोग कहेंगे कि टोटल फोर्स इस बॉक्स के ऊपर जो अप्लाई किया गया है वो तो 65 न्यूटन है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से नेट रिजल्ट जो फोर्स का मिला वो 15 न्यूटन मिला। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अगर बात किया जाए इसे कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल से ले लें कि नॉर्मली सिंपली हम लोग अलजेब्रिक मेथड में क्या करते थे कि अगर यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट को डाला गया और फिर उसके बाद 3 ऑब्जेक्ट को और डाल दिया गया तो ये हो जाता है टोटल 8 ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी बॉक्स के अंदर अगर हम लोग कुछ रखते हैं, पहले 5 ऑब्जेक्ट को रखा गया फिर 3 ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो टोटल उस बॉक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ वो हो गया 8।
इसी तरीके से अगर हम लोग सोचेंगे अलजेब्रिक कंसेप्ट से, तो ये एक बॉक्स है और इसमें पहले 10 फोर्स लगा, फिर बाद में 20 फोर्स लगा, तो टोटल फोर्स हो गया 30। इसी तरीके से ये भी वही बॉक्स है और इसके ऊपर पहले 40 फोर्स लगा, बाद में 25 फोर्स लगा, या मान ले एट अ टाइम दोनों फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स लग रहा है 65। लेकिन नेट फोर्स जो हम लोगों को मिल रहा है वो मिल रहा है 15 न्यूटन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलजेब्रिक क्वांटिंग और वेक्टर क्वांटिंग में फर्क हो जा रहा है। अलजेब्रिक क्वांटिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी जगह पे कुछ अगर रखा जाए तो टोटल कितना सामान रखा गया ये हम लोग ऐड करके निकालते हैं। लेकिन वेक्टर से कंसेप्ट में क्या हो रहा है कि हम लोगों को डायरेक्शन जो है वो मैटर कर जाता है कि किस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स या कोई भी चीज़ अप्लाई किया जा रहा है। अगर दोनों चीज़ों को अप्लाई जो किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस बॉक्स के ऊपर, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम लोग ऐड करते रहे, और जब डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को समझ में ये बात आया कि वेक्टर्स के केस में हम लोग हमेशा ऐड करके रिजल्ट नहीं निकालेंगे, कभी हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और कभी कुछ और भी करना पड़ेगा, कभी पाइथागोरस का कंसेप्ट लगा के रिजल्ट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर पहले केस में हम लोगों ने क्या किया, 10 + 20 30 कर दिया, ऐड कर दिया हम लोगों ने। लेकिन दूसरे केस में हम लोगों ने क्या किया, 40 - 25 15 कर दिया हम लोगों ने। तो एक जगह पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, दूसरी जगह पर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही केस में एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को लगाया गया है। तो इस तरीके से पहला एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि यस वी नीड समथिंग न्यू कंसेप्ट, सम न्यू कंसेप्ट टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, टू ऐड द वेक्टर्स, है ना। क्योंकि हम लोगों को समझ में आया इन दोनों एग्जाम्पल से कि हाँ कुछ ना कुछ तो हम लोगों को सीखना पड़ेगा दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, कि कब हम लोग ऐड करेंगे, कब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो इसी बुनियाद पे ये कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए, या यूं कहें कि इस तरह के केस का रिजल्ट निकालने के लिए हम लोगों को दिया गया ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, कि किस तरीके से आप दो वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है उसका रिजल्ट किस तरीके से निकाल सकते हो। इसे समझने के लिए हम लोगों के पास ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दिया गया है, ठीक है, क्योंकि सिंपली अलजेब्रिक मेथड यूज नहीं करते। अब सवाल ये उठता है कि ट्रायंगल लॉ में स्केलिन ट्रायंगल दिया गया है, हम लोगों ने इक्विलैटरल ट्रायंगल का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कुछ बोला नहीं गया ट्रायंगल के बारे में कि कौन सा ट्रायंगल, तो मतलब कुछ भी कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। अब कोई भी ट्रायंगल में हम लोग स्केलिन ट्रायंगल यूज करेंगे। पैरेललोग्राम बोल दिया गया, पैरेललोग्राम में स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल भी कहा जा सकता था, लेकिन सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ कहा गया, पैरेललोग्राम के बारे में कहा गया। ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया कि आपको स्क्वायर यूज करना है या रेक्टेंगल यूज करना है या रोम्बस यूज करना है। तो यहाँ पर दो सवाल और उठता है कि हम लोग ट्रायंगल ही की यूज, मतलब स्केलिन ट्रायंगल ही की यूज करेंगे, हम लोग फिक्स क्यों नहीं किया गया राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल, और स्क्वायर, रोम्बस या रेक्टेंगल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, मतलब उसे फिक्स क्यों नहीं किया गया। उसे हम लोग यूज कर सकते हैं लेकिन फिक्स क्यों नहीं किया गया। तो सवाल इस यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं पहले, उसके बाद और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। कि मान लेते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लेते हैं एक रास्ता है, एक रोड है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ रोड के में एक बॉक्स रखा हुआ है। अब इस बॉक्स को एक बच्चा इस तरीके से खींच रहा है, एक रस्सी के जरिया ऐसे खींच रहा है, और दूसरा बच्चा एक रस्सी के जरिया इस तरीके से खींच रहा है। अब सपोज कर लो दोनों का फोर्स का वैल्यू है सेम, 20 न्यूटन, ये वही बॉक्स है, और फिर 20 न्यूटन। तो अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हुआ 40 न्यूटन, या इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 50-50 कर देते हैं ताकि कोई सवाल ना रहे जहन में। तो 100 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। अब जो रिजल्ट निकलेगा, ये जो बॉक्स मूव करेगा, तो हम लोगों को पता है ये बॉक्स कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ये रास्ते से ऐसे होते हुए जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो ये बॉक्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि ये जो है, इस केस में अगर हम लोग देखते हैं, ये पहला केस, इसमें हम लोगों को दिख रहा है दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम, इसमें हम लोगों को दिख रहा है दोनों फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट। लेकिन यहाँ पर दोनों फोर्स के बीच में ना सेम डायरेक्शन है ना ऑपोजिट डायरेक्शन, बल्कि दोनों फोर्स के बीच में कुछ एंगल बन रहा है जो लेस देन 90 कह सकते हैं हम लोग, या इक्वल टू 90 भी हो सकता है, लेकिन 180 या 0 तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एंगल कितना हुआ, दोनों फोर्स के बीच में एंगल हुआ 0 डिग्री, यहाँ पे दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर दोनों फोर्स F1 और F2 के बीच में एंगल ना 0 डिग्री है ना 180 डिग्री। तो फिर इसे निकालने के लिए हम लोग कुछ कंसेप्ट यूज करेंगे, और वो कंसेप्ट आएगा ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ से, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जब भी दो फोर्स लगेगा, वो दोनों फोर्स के बीच में एंगल 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसी बुनियाद पे हम लोगों को ट्रायंगल सिर्फ वर्ड कहा गया है, या पैरेललोग्राम, क्योंकि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल कह दिया जाता तो मतलब वहां पर फिक्स हो जाता है कि दो वेक्टर्स के बीच में
दो फोर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रायंगल लॉ में कि एक वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है और एक वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फिक्स कर दिया जाता तो मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 60-60, ये 60 डिग्री होता और ये 60 डिग्री होता, ये भी 60 डिग्री हो जाता है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाता है कि दो वेक्टर्स, हमेशा हम लोग सिर्फ वही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते जिसमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री होता है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया जाता फिर तो दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता वो कुछ भी हो सकता था, मतलब 30-30 लेना पड़ता, मतलब एंगल दोनों के बीच में इक्वल लेना पड़ता। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया जाता तो हम लोग को एक एंगल 90 देना पड़ता। तो इस तरीके से अगर ट्रायंगल फिक्स कर दिया जाता कि राइट इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो फिर वहां पर एंगल का कंसेप्ट कांस्टेंट में चला आता। लेकिन यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट, जो फोर्स जो लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ट्रायंगल। अब वो ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं कि पैरेललोग्राम का वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि अगर हम लोग रेक्टेंगल का कंसेप्ट सोचते हैं तो वहां पर दो साइड के बीच में एंगल 90 डिग्री और ऑपोजिट साइड्स को इक्वल लेना पड़ता। दूसरा है, अगर इक्विलैटरल या स्क्वायर का कंसेप्ट सोचते हैं तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री और चारों साइड को इक्वल लेना पड़ता, मतलब चारों दोनों वेक्टर्स को इक्वल लेना पड़ता। यहाँ पर जरूरी तो नहीं कि ये जो दो फोर्स लग रहा है ये दोनों 50-50 हो सकता है, कम और ज़्यादा हो सकता है, ये 40 भी हो सकता है। तो अगर हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं तो फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारा वेक्टर्स को इक्वल लेना पड़ता, दोनों वेक्टर्स को। स्क्वायर के बारे में सोचेंगे तो दोनों वेक्टर्स को इक्वल लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को ये प्रॉब्लम दिखा कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ए और बी जो ट्रायंगल में दिखाया गया, जो पैरेललोग्राम में दिखाया गया दो एडजेसेंट साइड्स से, तो वो दोनों वेक्टर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, दोनों के बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कंसेप्ट स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल वहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते थे। वहाँ पे कुछ कंडीशन है। रोम्बस कब बनेगा? जब चारों साइड इक्वल होगा, मतलब दो वेक्टर्स इक्वल लेना पड़ता। स्क्वायर कब यूज होगा? जब दो वेक्टर्स इक्वल होगा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। रेक्टेंगल कब होगा? जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, अपोजिट साइड इक्वल होगा। पैरेललोग्राम में क्या है, ये लिमिटेशन नहीं है। पैरेललोग्राम क्या होता है? सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल, एडजेसेंट साइड मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल, क्योंकि एक रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। तो पैरेललोग्राम में क्या कहा है, इसलिए यूज किया गया ताकि आप कोई भी तरह का वेक्टर्स अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो इक्वल हो या अनइक्वल हो, दोनों के बीच में एंगल 0 हो, 90 हो, 180 हो। तो इसके हेल्प से हम लोग ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का वर्ड यूज किया गया है। अब बात करते हैं कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में क्या फर्क है। ये दो लॉ क्यों दिया गया, डिफरेंस बिटवीन ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। देखो अब इसे ही समझना है कि जब भी किसी पॉइंट पर दो वेक्टर्स, मान लेते ये एक पॉइंट है और अगर इस पॉइंट पर एक वेक्टर इस तरीके से ऐड हो रहा है, मतलब उसकी तरफ जा रहा है, और अगर इस पॉइंट से दूसरा वेक्टर दूर जा रहा है, देखो ये वेक्टर ए पॉइंट पी की तरफ जा रहा है, मतलब उसकी तरफ कन्वर्ज हो रहा है, और ये वेक्टर बी पॉइंट बी से दूर भाग रहा है, मतलब डाइवर्ज हो रहा है। तो इस केस में हम लोग ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। लेकिन जब किसी पॉइंट पर दो वेक्टर, इस पॉइंट से दोनों वेक्टर अगर दूर भागता हो, मतलब डाइवर्ज हो रहा है, वेक्टर ए भी दूर निकल रहा है वहां से और वेक्टर बी भी वहां से निकल रहा है, या फिर ये कह सकते हैं किसी पॉइंट पर वेक्टर ए कन्वर्ज हो रहा है और वेक्टर बी भी कन्वर्ज हो रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर किसी पॉइंट पर एक वेक्टर कन्वर्ज हो रहा है और दूसरा वेक्टर डाइवर्ज हो रहा है, तो उसमें हम लोग ट्रायंगल लॉ का कंसेप्ट यूज करेंगे। और अगर किसी पॉइंट पर एक वेक्टर या किसी पॉइंट पर दोनों वेक्टर डाइवर्ज हो रहा है या किसी पॉइंट पर दोनों वेक्टर कन्वर्ज हो रहा है, तो फिर वहां पर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप कि ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अब हम लोग बात करेंगे एनालिटिकल मेथड, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसे हम लोगों को अच्छे से समझना है। इसे एनालिटिकल मेथड क्यों समझना ज़रूरी है, इसके पीछे पहले बात कर लेते हैं। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मेथड में देखा कि ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल लॉ जो यूज़ किया गया उसमें हम लोगों को सिर्फ ये पता चला कि अगर ए एक वेक्टर है और बी दूसरा वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट होता है आर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन इस कंसेप्ट से हम लोगों को अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि अगर एक फोर्स मान लेते हैं, एक फोर्स, एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और दूसरा पॉइंट, उसी पॉइंट पर दूसरा फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इस तरीके से दिखाया जाएगा आर, और इसका नाम है वेक्टर ए और इसका नाम है वेक्टर बी। तो
ज्योमेट्रिकल मेथड में ये कहा गया है कि वेक्टर आर जो होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम होगा। लेकिन क्या 10 प्लस 20 30 हो जाएगा? इसका जवाब है, तो जवाब है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर मेरे पास तो अलजेब्रिक मेथड था ही सॉल्व करने के लिए। तो फिर ये आर के जरिए हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हम लोगों को पता चलेगा एनालिटिकल मेथड में। दूसरा पॉइंट कि ये जो रिजल्टेंट आर है, इस आर का डायरेक्शन क्या होगा? जो नेट फोर्स है, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिखाया कि एक रास्ते पे एक बॉक्स रखा हुआ है और दो बच्चे इसे खींच कर ले जा रहे हैं, तो इस ये फोर्स, ये जो होगा डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट वेक्टर का। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है ये हमको बताएगा एनालिटिकल मेथड, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, किस जगह किस डायरेक्शन पे ये बॉक्स मूव करेगा, ये बताएगा हम लोगों को एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड से हम लोग दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में जानेंगे, और ये कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे ट्रायंगल लॉ में भी और पैरेललोग्राम लॉ में भी। ठीक है, तो चलिए इसे शुरुआत करते हैं, हम लोग एनालिटिकल मेथड के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग at a point are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram draw from a point, then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। ये वही लिखा गया है जो पहले हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मेथड में देखा। तो यहाँ पे डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हम लोगों को यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह समझना है अच्छे से, तो इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं और उस ट्रायंगल के दो साइड में दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स represented by two adjacent sides PQ and QS of a triangle, and let's say angle between two vectors, या एंगल बिटवीन देम के बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ही, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल का एक साइड है, इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू है, और ये दूसरा साइड है क्यू आर। इसे हम लोग थोड़ा सा नीचे इस तरह बना लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल का एक साइड है और ये दूसरा साइड है। ठीक, इस नाम रख लेते हैं, इस पहले साइड का नाम क्या है, पी क्यू, और फिर क्यू एस। इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हम पी क्यू को में रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए को, और यहाँ पर वेक्टर बी को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन द थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, एंड इसे किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं आर, वेक्टर आर। अब यहाँ पर हम लोगों को ये पता करना है कि दोनों रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट आर का डायरेक्शन क्या होगा, ये हम लोगों को जानना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कुछ ज्योमेट्री करेंगे, कुछ ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर, यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम एस ऑन लाइन पी क्यू एक्सटेंड। ठीक है, एट द पॉइंट, लेट से इट्स पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम लोग पॉइंट टी। तो यहाँ पे इसे लिख लेते हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम एस ऑन पी क्यू प्रोड्यूस। पी क्यू को प्रोड्यूस करने के बाद उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एस से एट टी, किस पॉइंट पर, टी पॉइंट पर। ओके, अब यहाँ पर समझते हैं कि ये वेक्टर ए, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा हम लोग जानते हैं, ए होगा। ये वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा हम लोग जानते हैं, बी होगा। अब लेट से दिस इज द एंगल थीटा। अच्छा, यहाँ पर एक और बात कि वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है और वेक्टर बी का डायरेक्शन ये है, और ये वेक्टर आर का डायरेक्शन हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत कंसेप्चुअल बात है ये।
देखो सबसे पहली बात कि अगर किसी पॉइंट पर एक वेक्टर आकर के मिल रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, और उसी पॉइंट से दूसरा वेक्टर डाइवर्ज हो रहा है, तो फिर इन दोनों वेक्टर के बीच में ये एंगल थीटा गलत जवाब होगा। हमेशा किसी पॉइंट, हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हम लोग काउंट कुछ इस तरीके से करते हैं कि अगर दोनों उसी पॉइंट से दोनों वेक्टर अगर डाइवर्ज हो रहा है तो उसके बीच का एंगल थीटा हम लोग लेते हैं, या किसी पॉइंट पे दो वेक्टर आकर के कन्वर्ज हो रहा है तो फिर उसके बीच का एंगल थीटा हम लोग कैलकुलेशन में लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ऐसा वेक्टर एंगल नहीं लेंगे कि अगर किसी पॉइंट पर एक वेक्टर कन्वर्ज हो रहा है और उसी पॉइंट से दूसरा वेक्टर डाइवर्ज हो रहा है तो उन दोनों के बीच का एंगल हम लोग कैलकुलेशन में नहीं यूज करेंगे। हमेशा हम लोग वही पॉइंट लेंगे, वही एंगल लेंगे, जिस उसी पॉइंट पर एंगल वो एंगल कैलकुलेशन में लिया जाएगा जिस पॉइंट से दोनों वेक्टर डाइवर्ज हो रहा हो या फिर कन्वर्ज हो रहा हो। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस पॉइंट के बारे में, ये थीटा एंगल जो हम लोगों ने लिया, तो यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा लेके ये एंगल हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये वेक्टर बी डाइवर्ज हो रहा है और वेक्टर ए कन्वर्ज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वेक्टर ए का डायरेक्शन तो इसे एक्सटेंड करके सोचेंगे कि ये तो कंटिन्यू चला जाएगा यहाँ तक, तो फिर ये भी इस पॉइंट से वेक्टर ए क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, और वेक्टर बी भी क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो फिर ये एंगल हम लोगों के कैलकुलेशन में आएगा। ठीक है, तो ये एंगल हम लोगों के कैलकुलेशन में नहीं आएगा, इसे ध्यान रखना है। चलो अब हम लोग को एंगल मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता करते हैं कुछ पॉइंट्स को, कुछ वैल्यू को। पहले इन ट्रायंगल एस क्यू टी, इन ट्रायंगल एस क्यू और टी में बात करते हैं। एंगल तो थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब एस टी बाई बी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का लेंथ तो बी है मैग्नीट्यूड, देयरफॉर एस टी का लेंथ क्या हो गया, एस टी हो गया बी साइन थीटा। इसे लिख देते हैं हम लोग, ये हो गया बी साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं कॉस थीटा के बारे में, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब क्यू टी बाई बी, तो देयरफॉर बी टी क्या हो, सॉरी क्यू टी क्या हो जाएगा, क्यू टी इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो ये वाला वैल्यू हम लोग को मिल गया बी कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग बड़े ट्रायंगल में चले आते हैं। पूरे ट्रायंगल को अगर हम लोग गौर से देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी एस टी। ठीक है, इन ट्रायंगल पी एस टी के बारे में बात करते हैं। इन ट्रायंगल पी एस टी बाय पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसे यहीं पे कर लेते हैं पहले, या नीचे कर लेते हैं। अब मेरे पास h क्या है, हम लोगों ने देखा वेक्टर r था, वेक्टर r का मैग्नीट्यूड r ही होगा, r स्क्वायर। p क्या था, परपेंडिकुलर, वो हम लोगों को मिला था b साइन थीटा होल स्क्वायर। और अगर हम लोग बात करें बेस के बारे में, पूरे ट्रायंगल का जो बेस होगा वो क्या होगा, तो अगर गौर से देखें पूरे ट्रायंगल का बेस कौन है, pt, तो pt का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, pt का लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो a होगा और यहाँ से यहाँ तक b कॉस थीटा होगा, तो मतलब a प्लस बी कॉस थीटा हम लोगों का बेस बनेगा। तो इससे हम लोग लिख लेते हैं a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर से हम लोगों को मिलेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हम लोगों को क्या मिल गया, आर स्क्वायर। देयरफॉर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये हम लोगों के पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया आर मैग्नीट्यूड का, क्योंकि अब तक हम लोग इस बात के लिए सोच रहे थे कि किस तरीके से वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोगों को पता चलेगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग ट्रायंगल लॉ के एनालिटिकल मेथड के ऊपर बात करेंगे तो हम लोगों को वहाँ पर समझ में आएगा कि किस तरीके से दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम लोगों को पता रहेगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता रहेगा, और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल के बारे में अगर हम लोगों को पता रहेगा तो फिर हम लोग उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये आधा प्रॉब्लम हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि
रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है। तो चलिए डायरेक्शन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल अल्फा है। अब पूरे ट्रायंगल में देखते हैं, लेट पहले लेट कर लेते हैं, लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आर बी अल्फा। अब अगर हम लोगों को अल्फा पता चल जाए तो हम लोग कह सकते हैं ना कि रिजल्टेंट जो होगा वो वेक्टर ए के साथ इतना डिग्री बना करके निकलेगा, मे बी 0 डिग्री, मे बी 180 डिग्री, मे बी 90 डिग्री, कुछ भी, ये हम लोग को पता चल जाएगा। अब हम लोग अप्लाई करते हैं tan अल्फा किस ट्रायंगल में, पूरे ट्रायंगल में। tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब ST और बेस क्या होगा PT। अब वैल्यू पुट करते हैं, tan अल्फा इक्वल टू ST क्या है मेरे पास B sin थीटा, और PT क्या है A प्लस B cos थीटा। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एंगल, मतलब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर आर का एंगल पता कर सकते हैं कि वो वेक्टर ए के साथ कितना डिग्री बना करके जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये दो फॉर्मूला के जरिए, एक आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। इन दोनों फॉर्मूले के जरिए हम रिजल्टेंट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में पता कर सकते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर्स के डायरेक्शन के बारे में भी पता कर सकते हैं। तो आई होप कि ये कंसेप्ट तुम लोगों को समझ में आ गया हो कि किस तरीके से हम लोग एनालिटिकल मेथड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग आर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अगर एक बॉक्स है, वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन पे 10 न्यूटन और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन पे 20 न्यूटन। तो यहाँ पर वेक्टर ए ये भी 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है। और इन दोनों के बीच में अगर बात की जाए एंगल के बारे में, तो एंगल यहाँ पर 0 डिग्री बन रहा है क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 20, और एंगल दोनों के बीच में हो रहा है 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 डिग्री। अच्छा, इसे करने से पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे पहले एंगल को अप्लाई कर देते हैं। आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेगा। देयरफॉर आर इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, ए प्लस बी। अब यहाँ पर अगर हम लोग दोनों वैल्यू को पुट कर देते तो 10 प्लस 20 30 न्यूटन, ये हम लोगों ने वहाँ पर देखा था 30 न्यूटन। तो इस तरीके से ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्ट पता कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं कि अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो फिर क्या होगा। तो अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि एक बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रहा है 40 न्यूटन और एक फोर्स इस तरीके से लग रहा है 25 न्यूटन, तो एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री बिकॉज वी नो दैट, क्लियरली दिख रहा है हम लोग को। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1, तो ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर रूट कैंसिल कर लेने के बाद a माइनस बी, मतलब अगर a बड़ा रहा तो a को आगे रखेंगे, अगर b बड़ा रहा तो b को आगे रखेंगे। देयरफॉर r क्या मिला हम लोग को, r इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b या वेक्टर b माइनस वेक्टर a। अब बड़ा कौन है, a बड़ा है, तो 40 माइनस 25 कर लेते हैं तो 15 न्यूटन। तो इस तरीके से अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल अगर 180 डिग्री है, तो फिर हम लोग यहाँ से ये कंसेप्ट यूज करके बना सकते हैं। आगे देखते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो फिर किस तरीके से निकालेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि दो फोर्स कुछ एक पॉइंट पे कुछ इस तरीके से लगाया जा रहा है कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है इस पॉइंट के ऊपर 15 न्यूटन और दूसरा फोर्स यहाँ पर कुछ ऐसे लग रहा है 12 न्यूटन। ठीक है, अब अगर बात की जाए इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, तो पहले सबसे पहले इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो हम लोग अगर ये एंगल लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से इसे डाइवर्ज करेंगे और ये एंगल लेंगे। हालांकि यहाँ पे दोनों ही 90 डिग्री है, लेकिन याद रहे हम लोग
डाइवर्ज वाला एंगल लेते हैं। जब भी दो वेक्टर किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है तो उन दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेशन में लेते हैं। तो देयरफॉर अब हम लोग बात कर सकते हैं कि आर इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। अब कॉस 90 का वैल्यू तो 0 होता है, तो 0 इंटू 2ab 0 हो गया, बचा कौन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम लोग इन दोनों का वैल्यू बैठा लेते हैं तो आर इक्वल टू क्या आएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 प्लस 144 प्लस 144, ये हो जाएगा 369। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दो वेक्टर्स का रिजल्ट पता कर सकते हैं। अब ये आर का वैल्यू 19 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 361 का स्क्वायर रूट 19 होता है 19, लेकिन ये 369 है तो 19 पॉइंट समथिंग आएगा जवाब, तो उसे हम लोग फाइंड कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग को ये देखना था कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर हम लोगों को दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता है, उन दोनों का एंगल पता है, तो उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा उसका भी मैग्नीट्यूड हम लोग मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और भी कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर बात करते हैं कि कुछ चीज़ें जो हम लोग को डायरेक्टली याद रखना है, उसे समझ करके याद कर लेंगे हम लोग कि अगर जैसे कि ये फॉर्मूला है आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू लेट से एफ, मान लेते हैं अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब यहाँ पर कुछ केस बनाते हैं। नंबर 1, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो फिर आर का वैल्यू क्या होगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर ए की जगह पर एफ स्क्वायर होगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ 2f स्क्वायर प्लस कॉस 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री मतलब 1, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 4f स्क्वायर, मतलब ये बन गया 2f। तो अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट डायरेक्टली क्या होगा, 2f। दूसरा केस ले लेते हैं, ये इक्वल होने के बाद एंगल देख रहे हैं हम लोग, थीटा इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग 60 डिग्री ले लेते हैं, 60 डिग्री। तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, तो ये कट गया, तो कितना मिला हम लोग को, अंदर में 3f स्क्वायर और f बाहर हो गया रूट 3f। तो अगर दो इक्वल वेक्टर से और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है और एंगल दोनों के बीच में 60 डिग्री, तो फिर उन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, रूट 3f। आगे देखते हैं नंबर 3 में, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए दो इक्वल वेक्टर्स के बीच में, तो फिर आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू बनेगा एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो 0 हो जाने की वजह से क्या होगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर अंडर रूट 2f स्क्वायर, इसे हम लोग लिख सकते हैं रूट 2f। और अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल हम लोग 120 डिग्री ले लेते हैं तो फिर क्या होगा, इसे देख लेते हैं। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री हो जाए, नंबर 4 में बात करते हैं, नंबर 4। तो ये सब छोटा छोटा रिजल्ट है, आप लोग को याद रखना है। इफ थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, तो फिर से आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू होता है माइनस हाफ, तो एफ 2f स्क्वायर ये दोनों हो गया, और ये प्लस 2f स्क्वायर और ये माइनस हाफ, तो ये 2 कट गया। एफ स्क्वायर मतलब 2f स्क्वायर से एक f स्क्वायर माइनस होगा तो f स्क्वायर बचेगा और ये बन जाएगा f। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, f। और नंबर 5 में लेते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तो फिर क्या होगा, आर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 180 माइनस 1, तो माइनस 2f स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग एंगल्स के ऊपर वेक्टर्स के रिजल्ट को फाइंड किया है। इसे हम लोग थोड़ा शॉर्ट में याद भी रखने की कोशिश करेंगे कि इन सब का रिजल्ट क्या होने वाला है। तो बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा और समझा है, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लेना और घर में पढ़ाई करना इसके ऊपर। नेक्स्ट क्लास हम लोग यहीं से शुरू करेंगे और इसके ऊपर और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।